हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज अविनाश काकड़े जी दिल्ली में हैं और उनसे स्काइप पर बात हो रही है। उनका बेटा है जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, बहुत ही अच्छा वकील है और मुझे लगता है कि बहुत ही होनहार किस्म का शख्स है और हमारे अविनाश काकड़े जी का बेटा है, तो हमें लगता है कि वो काफी आगे जाएगा। अविनाश काकड़े जी से आज हम बात कर रहे हैं, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। नागपुर के रहने वाले हैं। आज वो दिल्ली में हैं। अब से पहले आप तकरीबन हर हफ्ते उनको सुनते और देखते चले आए हैं। आज जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक है। नजदीक इसलिए कि मोदी जी अभी फ्रांस में हैं और फ्रांस से वो पहुंचने वाले हैं अमेरिका, जहां व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत के गैर कानूनी वहां पर बताए गए लोगों को उनके हवाई जहाज में बेड़ी और हथकड़ी डाल करके हवाई जहाज के अंदर 40 घंटे तकरीबन रखा गया और उनको बाथरूम तक जाने के लिए बेड़ी और हथकड़ी खोलने की इजाजत नहीं थी। ये बहुत ही कमाल का एक मिसाल है कि हवाई जहाज के अंदर से आदमी कहां भाग सकता है, लेकिन उसको मुसलसल ये महसूस कराना कि वो उसने गुनाह किया है, वो कैदी है और उसको हाथ और पैर बांध के डाल दिए जाएं। और उससे भी बड़ी चीज और ये हो गई कि अमृतसर पहुंचने पर हरियाणा की जेल वाली गाड़ी ने उन्होंने रिसीव किया, यानी हमने भी उन्हें अपराधी ही माना है। हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि ये कोई खास बात नहीं, अब से पहले भी डिपोर्टेशन होता रहा है, लेकिन उसमें और क्या क्या गहराई से इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अभी ताजा खबर है कि लंदन में भी कुछ भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा है गैर कानूनी बताते हुए। उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें आखिर कहां कहां उन्होंने कमी की है, कटौती की है, क्या वाकई वेलफेयर स्टेट हमारा मुल्क है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य खास तौर पर ऐसे दो मैदान हैं जो हर वेलफेयर स्टेट में लोगों को फ्री मिलना चाहिए या कम से कम पैसे में मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या कुछ किया है। उसके अलावा भी जो हम बात करेंगे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसके तहत हाईवेज आते हैं जिसमें आपसे फास्टैग लगवा करके पैसा लिया जाता है और कभी कभी तो बहुत छोटी दूरी में दो बार पैसा लिया जाता है। एक अजीब लूट है जिसे समझने की जरूरत है। मैं खुद जब मिसाल के तौर पर मेरठ से चलता हूं दिल्ली के लिए, तो मेरठ वाला अलग लेता है और दिल्ली पहुंचने पर आपको पता ही नहीं चलता कब पैसे कट गए, वहां रुकना नहीं है, तो वो डबल पैसे लिए जाते हैं। यानी अगर किलोमीटर काउंट किया जाए और वो पैसे काउंट किए जाएं तो 1 किलोमीटर पर तकरीबन 3 रुपए। तो क्या ये वेलफेयर स्टेट है? उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। मोदी जी ने वादा किया है कि यमुना को हम साफ करने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन साबरमती में क्या हुआ, वहां क्यों सबसे ज्यादा पोल्यूटेड और प्रदूषित नदी है वो, उसको भी हम समझना चाहेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये भारतीयों को जिस तरह से बेड़ी और हथकड़ी डाल करके यहां पहुंचाया गया, अब मोदी जी को वहां क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत जल्दी कुछ ही दिन में तस्वीरें आने वाली हैं व्हाइट हाउस से। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और क्या होगा? सर, कल की नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आप हर सप्ताह हमको बुला लेते हो और हमारी बात रखवाते हो, इसके लिए धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फॉर्मेलिटी वाला आदमी नहीं हूँ तो बार बार नहीं बोलता ये, अगर मुझे लगा बोलना चाहिए कि धन्यवाद, क्योंकि हम जिस विचारधारा से चलते हैं उस विचारधारा में देख के दिमाग सन्न हो रहा है सर। दिमाग ऐसा इस तरीके से हिल रहा है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से किस तरफ जा रहे हैं।
क्या विचारधारा चल रही है हमारे देश में, कहाँ हमारा देश था, कहाँ हमारे देश का धर्म था, कहाँ हमारे देश का विचार था, कैसे हम सबको समाहित करते थे, ये छोड़ के हम क्या कर रहे हैं और ये नफरत फैलाकर हम कहाँ तक पहुंच गए, इसको आज देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो अमेरिका, ये हमारे मोदी जी आज फ्रांस पहुंचे हैं और सारा हमारा गोदी मीडिया फ्रांस के राष्ट्रपति के कैसे गले मिल रहा है, कैसे डिनर दे रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मगर फ्रांस से लगा हुआ लंदन है, वहां हमारे 828 जगह छापेमारी हुई। स्पेशली इंडियन लोग जहां मिलते हैं, ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट, नेल बार, सुविधा स्टोर, कार वॉश, तंबाकू और पेय बार छापे, उस जगह पर छापेमारी की गई। और वहां पर जो एक ही जगह पर 7 गिरफ्तार और 4 हिरासत में लिए वो इंडियन हैं। एक जगह की फिगर आ रहे, बाकी फिगर कल परसों आएंगे। तो एक जगह पर इतने इंडियन गिरफ्तार हुए। अमेरिका ने जैसा अपमानित करके भेजा था वैसा ब्रिटेन भी अपमानित करके भेजेगा, क्योंकि अमेरिका में जो बैठे हुए हैं आज वो यहाँ के ब्रिटेन के ही क्रिमिनल है। ये भी वहां माइग्रेशन करके गए थे। ये डोनाल्ड ट्रम्प जो भाषण दे रहा है, वहां के रेड इंडियंस के ऊपर ये माइग्रेट करके गए हुए थे। तो ये माइग्रेटर दूसरे माइग्रेटर से कैसा हेट कर रहे हैं और हमारे लोग क्या कर रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं कि मैक्सिकन कंट्री के राष्ट्रपति ने जो जवाब दिया सर, वो देखने लायक जवाब है, सुनने लायक जवाब है। ये बोल रहा है अमेरिकन मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चेनबाम, वो बोलता है कि ठीक है आप दीवार डाल रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर दीवार के इस तरफ हम 7 करोड़ लोग रहते हैं और 7 करोड़ लोग आप दीवार के उस पार ढकेल दोगे तो हम आपका आईफोन खरीदना बंद कर देंगे और सैमसंग हुआई खरीदेंगे। दूसरी बात बोलता है कि हम फोर्ड और शेवरलेट की जगह टोयोटा, किया और होंडा खरीदेंगे। डिस्ने की जगह लैटिन अमेरिकी फिल्म देखेंगे। नाइक के जूते के जगह पनामा जूते हम पहनेंगे और आपकी खरीदी यहाँ बंद हो जाएगी। और वो धमकी दे रहा है कि हमने अगर खरीदी बंद की तो दीवार के अंदर आप ही रहना, दुनिया अमेरिका नहीं है, अमेरिका से बहुत बड़ी दुनिया है। ये मैक्सिकन राष्ट्राध्यक्ष बोलता है। कोलंबिया का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अलग बात बोलता है। वो बोलता है कि भाई उनके राष्ट्रपति जो है उन्होंने अपना बात करते हुए बोला, गुस्तावो पेट्रो ने, कि आप इस तरीके से अपराधी करके हमारे लोगों को नहीं भेजोगे। हमारे लोग अपराधी नहीं है, माइग्रेशन होता है, होते रहेगा, आपको सरहद पर रोकिए। अगर उन्होंने जब सैनिक प्लेन आया उनके देश में, उन्होंने वापस भेजा और बोला कि मेरा प्लेन आएगा उनको लेने। ससम्मान पूर्वक राष्ट्राध्यक्ष के प्लेन से उन लोगों को उन्होंने बुलाया। और हमारा जयशंकर बोल रहा है कि ये माइग्रेशन के साथ होता ही रहता है ऐसा, क्योंकि इनके व्यक्तिगत हित लटके हुए हैं। जयशंकर हो, मोदी के AI2 हो, अंबानी अडानी हो, इनके साथ में इनके व्यक्तिगत हित लटके हुए हैं। इनको पता नहीं है, सबको पता है कि अडानी वहां जेल में जा सकता है। डोनाल्ड ने एक कानून जो था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला जो कानून था, रिश्वत वाला, उसको खत्म कर दिया। मगर ये पुराने इसमें आया तो रेट्रोस्पेक्टिव कार्रवाई नहीं होती, तो उसने डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने हाथ में इक्का रख दिया। अब अमेरिका में भ्रष्टाचार करना ये कानूनन अपराध नहीं होगा। मोदी भी ऐसे ही करेंगे। भ्रष्टाचार ये कानूनन अपराध नहीं रहेगा। उसने किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, और उसने अपने हाथ में रख लिया कि मैं अडानी को छोड़ता हूं, अडानी को मैं छोड़ दूंगा, तो मुझे क्या देगा। इस बार्गेनिंग के लिए मोदी हमारे वहां जा रहे हैं। आप इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है देश में, क्योंकि ये देश में आएंगे, देश में जो दिखाया जाएगा वो बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाएगी। और एक बात बहुत दुख के साथ बोलता हूं मैं, कि जिन लोगों को डिपार्ट किया, जिसको देखो तुम्हारे पास में 10 करोड़ रुपए अगर है और 10 करोड़ की कैश के साथ में अगर अमेरिका जाते हो, तो अमेरिका, कनाडा, सब देश आपको वेलकम करते हैं। आप एक फील्ड के साथ में अगर वहां जाते हो, आप आपने IIT IIM किया होगा, तो उसके बाद में अमेरिका में आप वेलकम हो, यूरोप में आप वेलकम हो। मगर आप इंडिया में आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए जाने वाले जो लोग हैं खुद की खेती बेच के, वो SC ST OBC है। और इनको जब अपमानित किया तो त्रिपाठी नाम का एक नफरती चिंटू, दुर्भाग्य से बोलना पड़ता है कि ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं। ये उस डिपोर्ट का बहुत बड़ा स्वागत करके इसने ट्वीट किया है
ये तो वहां आए थे, घुस के आए थे, तो घुसने वालों को भेजना चाहिए, इसी तरीके से अपमानित करके भेजना चाहिए। कोलंबिया नहीं सोचता, मैक्सिकन नहीं सोचता, बाकी सारे राष्ट्र ऐसा नहीं सोचते। और 100 करोड़ का पॉपुलेशन वाला, जिसमें कंज्यूमर 50% से ज्यादा ऐसे कंज्यूमर है जो अमेरिकन इकोनॉमी समाप्त कर सकते हैं। अमेरिका की कितनी कंपनियां हमारे यहाँ एस्टेब्लिश है, एक झटका अगर मार दिया इंडिया ने, तो अमेरिकन इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर सकती है। ये ताकत है हमारी, और ये ताकत वाला राष्ट्र उनके सामने दंडवत होता है, क्योंकि अडानी और अंबानी को बचाना है मोदी को। मोदी दलाल है। लायक नहीं है, ये मात्र दलाली करते उन दो लोगों की, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए इन्होंने दलाली का जो धंधा शुरू किया। इसलिए इन्होंने हमारे SC ST OBC जो मोदी भक्त बने हुए हैं, जहां मोदी मोदी करते थे, वो चौक पर, अमेरिकन चौक पर जहां मोदी जाते थे वहां चिल्लाट करते थे, लंदन जाते थे वहां चिल्लाते थे। इन सब लोगों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर अपमानित करके भेजा जा रहा है। फ्लाइट में आने के बाद जरूरत थी क्या हथकड़ी के लिए? मगर नहीं, इनको राष्ट्र को अपमानित करना था। इनको अमेरिका को चाहते थे अमेरिकन की भारत को अपमानित किया जाए, मोदी को सबक सिखाया जाए, और मोदी को सबक सिखाने में हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है। और इसके बारे में मोदी मौन है, क्योंकि उनको अपने दो लोगों को बचाना है, इसलिए मोदी मौन है। और उनकी दलाली में ये शामिल हो गए जयशंकर। ये फॉरेन IFS है, इसके ऊपर मुझे शर्म आती है कि इन्होंने पढ़ लिख के IFS बने थे, ये ऐसे ही IFS बन गए थे। इनके पिताजी थे IFS सर्विस में, तो ये भी IFS बन गए। मुझे लगता है कोलेटरल एंट्री वाला ही होगा ये भी। ये कोलेटरल एंट्री कहिए या सुबह सवेरे जो है वो शाखा में जाने वाला होगा, जो पहले से उसने अपना पर्दा नहीं उठाया था, बाद में जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो शायद को पाल के रखा। इसके बारे में भी मुझे दुख होता है। नवंबर 24 से अब तक A2 के 232 मिलियन, वो एक वहां के है, एक सांसद है, बहुत पुराने सांसद है, सेम सैंडर्ड, इन्होंने बोला डोनाल्ड के ऊपर कि ये डोनाल्ड जब से आया 22 नवंबर से, जब से यहाँ से आया है, इसने हमारे यहाँ के A2 जैसे लोगों का $332 मिलियन से अमेरिका में प्रॉपर्टी बढ़ा दी है। अमेरिका पूरा विभाजित हो रहा है कि पैसे वाले एक तरफ और गरीब एक तरफ। अमेरिका में भी गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, वो वहां का एक सीनेट मेंबर है, वो बता रहा है। मतलब क्या पॉलिसी चल रही है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप, ये मोदी का ही भाई है, बड़ा भाई, मोदी का ही भाई है। और इन्हें अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट या अपने जानने वाले जो उनकी दलाली करनी है, ये बात बहुत ही खुल करके सामने आ गई। और ये बात आपकी बहुत बड़ी बात, इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए। और अमेरिकन एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म हो रही है, और उसमें वो बोल रही है, वो जो प्रवक्ता है वो बोल रही है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि पढ़ना लिखना और जोड़ घटाना, इसके सिवाय हम अमेरिका में प्रशिक्षण नहीं देंगे। हाँ, ये बिल्कुल जो अमेरिका में बहुत पहले से हो रहा है, वो अब भारत में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, तकरीबन वो उसी तरफ ले जा रहे हैं कि आपको कोई 10वीं तक फेल ना करे, तब तक कूड़ा करकट जो है वो एक तरफ हो जाए, उसके बाद भी पढ़ने होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये एजुकेशन पॉलिसी तकरीबन, मैं चूंकि पहले अमेरिका गया था और उसके बाद बहुत सी चीजें वहां की समझी थी, तो तकरीबन वही चीजें यहाँ लागू की जा रही हैं। सिर्फ आपको लिखना पढ़ना और जोड़ घटा आ जाना चाहिए, बस उतने पे आपको पढ़ा लिखा समझा जाएगा। अच्छा, उसके आगे मैं चलना ये चाहता हूं कि जब अगर आपने एक बड़ी बात ये कही कि अमेरिका जो मोदी जा रहे हैं वो सिर्फ अडानी को छुड़ाने या अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, दलाली करने के लिए जा रहे हैं। उधर लंदन में भी हमारे भारतीयों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, उन्हें गैर कानूनी बताने के लिए। तो ये तो हुआ उन लोगों का हाल जो विदेशों में बैठ करके हिंदू राष्ट्र का सपना देख करके पैसा फंड रेज करके बीजेपी को पहुंचाते रहे। उनका तो हाल ये हुआ कि अब वो, उसमें गुजरात के लोग भी काफी थे इस फ्लाइट में, 104 में लोग हैं सर। 7 लाख लोग पकड़ा है अमेरिका ने, उसमें 3.5 लाख गुजराती है। 3.5 लाख गुजराती हैं, यानी उस लिहाज से भी, अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो गुजरात को भी डुबोना का काम हमारे मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो विदेश की एक बहुत बड़ी खबर थी और उसे समझना देखना जरूरी था। अच्छा, इसी बीच में बजट आया है भारत में, और उस बजट में
ये कहा गया कि इतने करोड़ लोग हमारे जो टैक्स वाला जो नेट है उससे बाहर हो गए। बता दिया गया कि 12 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप ओवरऑल टैक्स को कैसे देख रहे हैं? सर, ओवरऑल टैक्स की अगर बात करोगे आप, हाँ, तो उसमें आपको एक बात बता देता हूं कि इन्होंने टैक्स के बारे में क्या किया। देखो, इन्होंने जो हमारी गरीब लोगों के लिए ये जो योजनाएं लगती है, योजनाएं चलती है, उसमें 2020-23 को एक CES का एक सर्वे आता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे। इसमें BVR सुब्रमण्यम जो CEO है नीति आयोग के, ने कहा था कि हमारे देश में अब 5% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे बचे हुए हैं। और उसका जवाब CA सेथु, IT अभिनव सूर्या जो ITN है, और CA दूसरे है राघु ने रंगराजन के मेथड से सर्वे किया, और उन्होंने बोला कि देश में आज भी 26.4% गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। हमारा देश के जो नीति आयोग के आदमी थे वो बोल रहे थे कि 5% बचे हैं। इन्होंने बोला नहीं, 26.4% बचे हैं, मतलब 21% हमारे सरकारी आंकड़ों में इन्फ्लेशन बताया गया, ज्यादा का बताया गया, झूठ बताया गया। नीति आयोग के वो जो CEO है उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो नीति आयोग नहीं रहा है, वो भी एक दलाल हो गया है, वो भी एक भाजपाई हो गया है। वो भारत सरकार का काम नहीं कर रहे। और निर्मला बाई ने बजट में पूंजीगत व्यय में जो भी काम किया है, वो देखिए कि इसने पूंजीगत व्यय में राजकोषीय घाटा कम दिखाने के लिए वह 1,83,569 का कट किया है। और ये कट कहाँ किया? केंद्रीय व्यय में कट किया है 92,682 करोड़ का, और केंद्रीय ग्रांट में 90,887 करोड़ का कट किया। उसमें स्वास्थ्य योजना में कट है 1,255 रुपए का। शिक्षा में कट हुआ है 11,584 करोड़ रुपए का। समाज कल्याण सोशल वेलफेयर में कट हुआ है 10,019 करोड़ रुपए का। कृषि में कट हुआ है 10,992 करोड़ रुपए का। ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट में कट हुआ है 75,133 करोड़ रुपए का। नगर विकास में कट हुआ है 18,907 करोड़ रुपए का। और उसके अतिरिक्त पोषण योजना में कट हुआ, जल जीवन मिशन में कट हुआ, नेशनल सोशल असिस्टेंस में प्रोग्राम में कट हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कट हुआ, फसल बीमा योजना में भी कट हुआ, यूरिया के सब्सिडी में भी कट हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी कट हुआ। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा अनुसूचित जाति योजनाओं पर, यंग अचीवर स्कॉलरशिप पर, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर फॉर SC और ST के सारे विकास कार्यक्रमों को हमने तबाह कर दिया। और हम बोल रहे हैं कि देश के विकास में हम बहुत बड़ा बजट लाए हैं, मिडिल क्लास को हमने 12 लाख छोड़ दिया। अभी थोड़े से दिन रुकिए, 12 लाख में क्या क्या ये पचड़ा बैठाएंगे और किस तरीके से ये बात करेंगे। 12 लाख में से अगर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कराया ना इनको, तो ये समझ लेना। और इन्होंने ये सब अनाउंस इसलिए किया था कि दिल्ली का इलेक्शन जीत सके। इन्होंने बोला था कि हम यमुना को साफ कर देंगे। साबरमती आज देश से सबसे पोल्यूटेड नदी है। और गंगा की सफाई अभियान देख रहे हो आप, पूरा गटर का पानी अंदर जा रहा है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो चुके हैं। मोदी कुछ करेंगे नहीं। ये देखिए, भड़काने, आपस में लफड़ा करने, और हजारों लोग उसमें बुला के मरवाने का काम करेंगे। भक्त लोग बोलते किसने बुलाया था, निमंत्रण दिया था क्या? जो मुख्यमंत्री बोलता है कि 100 करोड़ की व्यवस्था की है और 5 करोड़ लोग नहीं संभलते हैं, तो ये झूठे दावे करके 10,000 करोड़ किस पे खर्चा किया था योगी जी ने। और इसकी क्रिमिनल केस किस पे होगी वो आप देख लीजिए कि तेलंगाना में एक एक्टर की फिल्म देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, उसके ऊपर क्रिमिनल इसके केस दर्ज हो गई। और यहाँ हजारों लोग मारे गए, किसी पे केस नहीं होती। तो बाबाओं को यहाँ लोगों को मरवाने की छूट है। जो बीजेपी से संलग्न होगा वो कहीं भी कुछ मरवा दे, उसकी छूट है। इनके नेता मरवा दे, छूट है। इनके बाबा मरवा दे, छूट है। इनके आयोजन मरवा दे, छूट है। प्रयागराज से एक बड़ी अजीब खबर ये आ रही है कि जिन लोगों के प्रियजन मारे गए हैं इसमें महाकुंभ की भगदड़ में, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे,
डेथ सर्टिफिकेट देंगे, डेथ सर्टिफिकेट देंगे। बहुत दूर की बात हो गई। मेरे एक मित्र ने बताया हजारों अनक्लेम गाड़ियां वहां पड़ी हुई है, जिनकी संख्या हजारों में है। अनक्लेम, कोई उसको ले नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, ऐसी अनक्लेम गाड़ियां पड़ी हुई है हजारों की संख्या में वहां। तो किसकी गाड़ियां है? जाहिर है वो जो लोग मारे गए हैं या जिनके वो घर वाले जिनकी गाड़ियां हो सकती हैं वो वहां पर पड़ी होंगी। ये इसकी तहकीक नहीं होगी, कभी जांच नहीं होगी, क्योंकि ये बीजेपी के सरकार में हुआ है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसके अलावा जो चीजें आपने बताई बजट में, फिर भी इससे ज्यादा अफसोसनाक है कि आज अभी भी लोग वहां पहुंच रहे हैं और अभी भी हम धार्मिक चश्मे से उसको देखते हैं। हमारे वहां के जो लोग हैं वो बोलते हैं हमने बुलाया नहीं था, आयोजन किया था, सरकार ने उसकी गारंटी दी थी आपकी जान माल की, कि हमने 100 करोड़ लोगों की योजनाएं बनाई हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, और हमने इस तरीके से उनकी सुरक्षा नहीं किए और फिर आयोजन चल रहे। ये अच्छा ये तो मतलब धर्म के नाम पर जिस तरह से भटकाने की, मुझे याद आ रहा था जब आप बता रहे थे कि बच्चों को जो पैसा मिलता है स्कॉलरशिप के लिए, दलितों को या SC ST को उन पर असर पड़ेगा। मुझे याद आ रहा था जब इससे पहले वाली सरकार थी मोदी जी की, मक्का मदीना में जब भगदड़ मची थी, 1000-1200 लोग मारे गए थे, पोकलैंड से उठाया करके पूरे यहाँ के चिल्ला रहे थे, पूरे यहाँ के जो भगवा गैंग है, नारंगी गैंग चिल्ला रहे थे। उन्होंने पोकलैंड से उठाया तो कम से कम बॉडी दे दिया था आपको। कोई ये नहीं चिल्लाया कि हमको बॉडी नहीं मिली। यहाँ तो किसी को बॉडी भी नहीं मिली, हजारों की संख्या में मारे गए। ये मतलब ये इस तरह के धार्मिक जो इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें इंतजाम का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। नहीं, मैं ये समझ रहा था कि देखिए देश में जितने भी समाज कल्याण की खास योजनाएं हैं उन सबसे पैसा काटा गया है। तो ये पैसा गया कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पैसा जहां से काट करके लगा कहाँ रहे हैं इसको? सर डेफिशिएट है ये। इन्होंने बोला ना 12 करोड़ रुपए, 12 लाख रुपए हम देंगे, माफ करेंगे। उसमें जो डेफिशिएट आया वो कहाँ पूरा करेंगे? वित्तीय घाटा कम करने के लिए पैसे में कटौती कर दिया। यानी कारोबार किया, नुकसान हुआ तो आगे से वो काट दिया, और नुकसान से भरेगा तो SC ST OBC भरेगा। वो भरेगा। जैसे अमेरिका से खून भगाया जाएगा तो SC ST OBC भगाया जाएगा। जिनको तो जिसने खेत बेचकर वहां गया वो भगाया जाएगा। वैसे इसका नुकसान किसको होगा? डेफिशिएट का तो इनको होगा। फायदा किसको होगा? मित्रों को होगा। बैंक लूटे जाएंगे, फायदा किसको होगा? तो मित्रों को होगा। खेती किसकी जब्त होगी? तो किसानों की होगी। बिल्कुल वो डिमार्केशन लाइन जो बीच में डिवाइडिंग लाइन है वो ज्यादा तेज होती जा रही है। अच्छा, एक और सब्जेक्ट है क्योंकि वक्त कम रह गया, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाला जो आप उन्हें अक्सर गड्ढाकरी कहते हैं, गडकरी साहब को, उनके कामों में से एक बड़ा काम गिनवाया जाता है कि साहब सड़कें बहुत अच्छी हो गई और कमाल हो गया साहब, दिल्ली से बंबई दौड़े चले जाओ और किधर चले जाओ और हर जगह तेज चले जाओ। लेकिन ये इसके साथ साथ और जो कुछ हो रहा है वो क्या कुछ है? सर गड्ढेकरी इसलिए बोलता हूं मैं कि सारे जगह हिंदुस्तान में कहीं भी चला जाओ रोड खुदा हुआ है। जो रोड बनाए थे वो क्रैक्स है सारे। सीमेंट के रोड जो जिसकी गारंटी 20-25 साल की थी, अभी से उसमें क्रैक जा रहे हैं। कई रोडों के ठेके ऐसे दिए हैं कि जिसमें गोल्डन पॉलिश लगाया दिया। 900 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से रोड बन रहे। कई जगह के रोड है, दिल्ली के आसपास भी इतने महंगे रोड बन रहे, मुंबई में भी ऐसे रोड बन रहे, उसमें गोल्डन पॉलिश किया हुआ है सर, सारा का सारा। और ये NHAI में जो टोल इकट्ठा होता है, हमारे यहाँ रोड बनते हैं कंक्रीट से, हमारे यहाँ रोड बनते हैं गिट्टी, बुल्डर, मुरूम, यहाँ से लेबर हमारी पेमेंट लेती है इंडियन पैसे में। हम गाड़ी वाले कम से कम 5 टैक्स पहले भर चुके हैं, 5 टैक्स पहले भर चुके हैं। उस रास्ते पर जो इंडिया ने रास्ता बनाया, इंडियन भारत सरकार के बजट से रास्ता बना, उस पर टोल इकट्ठा किया जा रहा है। और वो टोल में ये मेहरबानी, पहले ही टोल के बारे में 10-15 साल पहले की मैं बात बताता हूँ, जब 17,000-18,000 रुपए उसमें इनकम था, ये बताती थी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें भी उसमें इन्वॉल्व है। वो जब बताती थी तो ये जो है बस ओनर्स एसोसिएशन जो ट्रांसपोर्ट बसें चलती है और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन जो लॉरियां चलती है लोडिंग वाली, वो उस वक्त 1,20,000 थी।
और उन्होंने ये बोला था कि आप जितना टोल बता रहे हो 17,000 करोड़ रुपए का, उससे दुगना हम वन टाइम डिपॉजिट करते आपके पास में। सरकार ने नहीं माना था, उससे दुगना मतलब 34,000 करोड़ रुपए वो डिपॉजिट करने को तैयार थी। आज ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 54,882 करोड़ रुपए ही इकट्ठा होते। वास्तविक देखा जाए तो 1,20,000 अगर ट्रक और बसेस देखा जाए तो 80% अगर रोड पे होगी, तो हर बस दिन में और हर ट्रक दिन में कम से कम 3 नाके क्रॉस करता है। उसने एक नाके का भी 1,000 रुपए से 1,700 रुपए तक इसका लेते हैं। वो अगर क्रॉस किया तो इसका हिसाब लगा दो, आपको महीने में आप इसमें डिफरेंस दिखाई देगा लाखों करोड़ रुपए का। और ये अभी इन्होंने NHAI ने एक बहुत बड़ी गोल्डन योजना लाया कि आप 3,000 रुपए वन टाइम भर दो, आपको एक साल कोई भी टोल नहीं देना पड़ेगा। 30,000 रुपए भर दो आप, 5 साल आपको लाइफ टाइम मतलब 15 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअल देखा जाए तो अभी इन्होंने जो दिखाया हुआ टैक्स है 54,882 करोड़, ये आज भी ऑफर कर दे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को और बस एसोसिएशन को, इससे दुगना देंगे। वो दोनों बोलेंगे टोल हटा दो, हम इससे दुगना भरने को तैयार है। मतलब इन्होंने अभी 8,000 करोड़ रुपए के प्राइवेट कार वाले को ये ऑफर दे दिया है कि 3,000 रुपए भरो या 30,000 भरो, आपको दे देंगे हम माफ। मुझे लगता है कि ये सरकार आपके जेब पर डाका डालने के लिए बहुत नई नई योजनाएं लाते हैं, बहुत नई नई योजनाएं। ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत सुविधाजनक योजना है, मगर नहीं, कोई सुविधा नहीं है आपके डाका डालने की है। इन्होंने बोला था 60 किलोमीटर तक दूसरा टोल नहीं लगेगा। मैं ऐसे कई रोड गिना देता हूं जहां 15 किलोमीटर बाद 10 किलोमीटर बाद दूसरा टोल है, और वो टोल कहते हैं कि यहाँ से स्किप होते थे, यहाँ से बाईपास होते थे, यहाँ से लोग निकल जाते थे, इसलिए हमने टोल लगाया हुआ है। ऐसे कई टोल, सैकड़ों टोल आपको बता देता हूँ कि जो 15-20 किलोमीटर में दूसरा टोल है। तो ये जो बात बोलते हैं वो कभी नहीं करते, और जो नहीं बोलते वो जरूर करते हैं, क्योंकि ये अब बोल सकते हैं कि बनियों की भी पार्टी नहीं है, ब्राह्मणों की भी पार्टी नहीं है, ये मात्र लुटेरों की पार्टी बन के रह गई है भाजपा। मात्र लुटेरों की पार्टी। और कोई भी हाईवे पर चल के देखे, जैसा कि आपने बस को बताया, अगर 3 नाकों से गुजरे और 1,500 से 1,700 रुपए दे, तो तकरीबन एक ही बस या ट्रक 5,000 रुपए रोजाना इनको दे रहा है सड़क पर चलने के। तो ये इतनी बुरी हालत, इतनी बड़ी आमदनी कहाँ जा रही है, ये एक इतना बड़ा सवाल है कि इस पर मुश्किल है। 80% मतलब 1 लाख ट्रक और बस रास्ते पर होते, 80 लाख गुनीला आप 3,000 ही ले लो। हाँ, 3,000 बिल्कुल, 3,000 ले लो मात्र, कितने पैसे होते देख लो। और ये जो बता रहे हैं कि 54,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा महीने का। तो इसमें कितने चोर शामिल हैं, इसकी अगर कोई जांच करे, असल में जांच कराए सरकार, और जब सरकार ही ऐसी चोरी में शामिल हो जाए और चोरों को संरक्षण देने लगे, तो ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। एक बात में मैंने बहुत बड़ा डिटेल्स निकाला है, वो एक बात बताना चाहता हूँ। जी बताइए। कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर जब तक प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट कर किया जाएगा, तो आपको एक बता देता हूँ कि इलेक्शन इक्वल प्लेइंग लेवल पर नहीं होगा। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मगर नहीं है। आपको बताता हूँ कि ईडी के बॉन्ड द्वारा जो हमारे बॉन्ड की इकट्ठा किए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड, ईडी के बॉन्ड, हाँ ईडी के बॉन्ड, हाँ, या तो ईडी में मुकदमा कराओ, नहीं तो बॉन्ड खरीदो जी। हाँ, तो उसमें भाजपा ने 1737.38 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, जिसमें 884 करोड़ प्रचार के लिए किया विज्ञापन, 853 करोड़ प्रत्याशियों के लिए किया, मतलब उनको बांटा। 611 करोड़ मीडिया विज्ञापन को दिया, 55.75 करोड़ प्रचार सामग्री, 168.92 करोड़ स्टार प्रचारकों के लिए खर्चा किया। हमारी भारत की 7 प्रमुख राजनीतिक पार्टी, आपको पता होगा, कांग्रेस के अकाउंट सारे सील कर दिए थे, और ये 7 पार्टियों ने मिलकर 680 करोड़ रुपए खर्चा किया। उसका भी ब्रेक इवन मैं दे सकता हूं। पिछले इसमें लोकसभा में आप बताइए कि लोकसभा का एक खर्चा तय है, कितना कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए इन्होंने
3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बीजेपी ने अपने पार्टी फंड से खर्चा किया। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। कांग्रेस के आईटी रिटर्न के बारे में जो बोलते हैं उन्होंने दिया है, ये बीजेपी का आईटी रिटर्न मैंने सुनाया। कांग्रेस के आईटी रिटर्न में उनके पास में टोटल 686 करोड़ रुपए खर्चा किया, जिसमें 328 लोकसभा की सीटें थी और 5 राज्यों की विधानसभा सीटें थी। उसमें 620 करोड़ पार्टी का खर्चा प्रचार प्रसार सामग्री और सब पे खर्चा किया, और सारे कैंडिडेट मिला के 5 विधानसभा और 328 लोकसभा के लिए मात्र 66 करोड़ रुपए कांग्रेस ने खर्चा किया। अब बताइए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसा हो गया? लेवल प्लेइंग फील्ड, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक सभी को बराबर 48 करोड़, जी, सपा ने 48 करोड़, इतनी सीटें आई सपा की, मेरे ख्याल से 31, 32, 25, 35 सीटें कुछ आई, उसने 48 करोड़ रुपए खर्चा किया। सीपीआईएम ने 25 करोड़, फॉरवर्ड ब्लॉक ने 33 लाख, आरएलपी ने 16.88 लाख, और दिल्ली में इनका मदन लाल खुराना का बेटा बोल रहा था कि बांटने के लिए 2.5 करोड़ रुपए लिया और मां बहन की इनको गाली बक रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और शिकायत होने पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये है, साड़ी बांटने पर भी कार्रवाई नहीं की, लाइव दिखाने पर कार्रवाई नहीं की, पैसे बांटने पर कार्रवाई नहीं की, दारू बांटने पर कार्रवाई नहीं की, और वो दूसरे पार्टियों को धमकियां दे रहा था। यहाँ के सीएम पर छापा मार रहे थे, पंजाब के सीएम जहां रुके हुए थे वहां नोट ढूंढ रहे थे। जी जी जी, तो प्रवेश वर्मा जो है वो पैसे बांट रहा था, साड़ी बांट रहा था, लाइव दिख रहा था, वहां छापामारी नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन अब क्या बोले, इस देश में जब तक ये 2 अपॉइंट करेंगे, जब तक ये बाहर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट बाहर रहेगा, इस देश में न्याय चुनाव नहीं होंगे, लेवल फील्ड पर चुनाव नहीं होंगे, और इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। और सच बात यह है कि हम लोग इस तरह से इसलिए कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी का और संविधान का रिस्पेक्ट है, और नहीं तो प्रैक्टिकल अगर चीजों को देखा जाए तो उन्होंने ना संविधान छोड़ा ना जनतंत्र छोड़ा। जिस तरह से ये जिस भी जगह ये फैसला कर लें कि यहाँ हमारी सरकार बननी है, चाहे बनी पैदा होता है वोटिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। और वोटिंग में अगर कोई बोलता है कि 76 लाख वोट ज्यादा पड़ गए शाम को 5 बजे के बाद से, कोई अगर बोलता है कि यहाँ 5 महीने में इतने नाम कटा दिए विरोधी पार्टियों के और इतने नाम उसमें जोड़ दिए जो सत्ताधारी पार्टी के थे, एक बिल्डिंग में अगर 60,000 वोटर बढ़ा दिए गए और उसकी लिस्ट देने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है लोकतंत्र का, वोटिंग से लोकतंत्र आता है, यही खत्म कर दिया है। और ये पूछते संविधान कहाँ मार दिया हमने, संविधान कहाँ खत्म कर दिए? संविधान का तो बेसिक प्रिंसिपल ही आपने समाप्त कर दिए, जहां से संविधान से आप आते हो जीत के। बिल्कुल, यकीनी तौर पर उसी संविधान को हरा रहे हैं एक तरह से, जिस संविधान के जरिए से जिस सीढ़ी पर पैर रख करके ऊपर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी को धक्का दे देते हैं। ये ऐसी हालत बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कब्जे में धक्का नहीं दिए सर, वो सीढ़ी अपने कब्जे में कर दी है, नीचे रख दिया है वो इलेक्शन कमीशन के 3 लोग, उनको बता दिया है कि हम ही लोग, अगर भगवा लेके कोई आएगा, वो झंडा लेके कोई आएगा फुल वाला, तो उसको चढ़ने देना है, बाकी सबको यहीं से भगाना है, यहीं से भगा देना। और इस तरह का डेमोक्रेसी, इस तरह की जमहूरियत हमारे मुल्क में रह गई है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि जिस गहराई से इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, तैयारी से बैठते हैं, NHAI वाले पर तो बहुत से डेटा हैं जो बता सकते हैं, और किस तरह से लूट हो रही है। हर दिन हर इंसान की जेब काटी जा रही है, और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कदम कोई और उठा ले, हम साथ में चलेंगे, और कोई अगर आगे कदम बढ़ा भी दे तब भी साथ कोई नहीं देता। इस तरह की इस हालत में लोगों को पहुंचा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपने जो भी आपका कमेंट है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, उसमें जरूर लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।